सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने मांगा को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस और पूरे फ्रांसिस की टीम अंदर जाने लगती है। जिसके बाद फिर वो फाइनली एक टनल जैसे जगह पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो यहाँ पर एंटर करते हैं अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, अगर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के सामने न्यूमेरिकल ऑर्डर की बात करें तो इस एरिया को इन्होंने काफी ज्यादा डिफरेंट सेक्शंस में बांटा हुआ है। तो इस वजह से जो मेरे फादर ने जिस लॉकर के बारे में मेंशन किया था वो इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के और भी नीचे होना चाहिए। जिसके बाद हम थोड़ा पास्ट में देखते हैं जहाँ पर फ्रांसिस के फादर उसे बताते हैं लॉकर नंबर 99 और 63 और उसी के बाद फिर यहाँ पर अपना सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अपना फ्रांसिस 72 से लेकर 3 के सेक्शन में जाता है और जैसे ही वो इस एरिया के अंदर एंटर होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जर्नल इन सबको एक जगह पर लेकर आ जाता है और उसके बाद फिर वो एक सर्कल के सामने खड़े होकर बताने लगते हैं, पॉल और जेमी तुमने जॉइंट एक्शन के अंदर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें डी लेवल की स्किल मिलेगी, लेकिन तुम यहाँ पर 3 स्किल्स के अंदर से अपने लिए सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें इन रूल के बारे में पता होगा। जिसके जवाब में यहाँ पर अपना पॉल बोलता है, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर पता है, थोड़ा जल्दी करो अंकल सैमुअल। बट तभी हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जर्नल बताने लगते हैं ये एक नेशनल मिलिट्री इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ की मिलिट्री के पास काफी ज्यादा स्किल्स हैं और भले ही तुम्हें यहाँ पर 3 स्किल्स के अंदर एक स्किल ही चुननी पड़े, लेकिन जो वो यहाँ पर 3 डी लेवल की स्किल्स होंगी वो सबसे अच्छी स्किल होंगी। जिसके साथ हम देखते हैं फिर यहाँ पर 3 स्किल्स निकल कर आती हैं, जिसमें सबसे पहले स्किल होती है स्वॉर्ड स्किल और उसके बाद आती है सेबर एंड थर्ड नंबर पर आती है मूवमेंट। जिसके बाद फिर यहाँ पर जर्नल बोलते हैं चलो अब अपनी स्किल को जल्दी से चूज कर लो और वहीं उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने पॉल लुइस को, जो कि एक स्किल को सेलेक्ट करते हुए बोलता है ये है सेबर स्किल, जो कि डी लेवल की स्किल में सबसे बेस्ट है एंड यहाँ पर जो ये स्किल है वो मेरी स्ट्रेंथ की एबिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं सेमी को, जहाँ पर वो भी अपनी स्किल को सेलेक्ट करते हुए बोलता है ये है मूवमेंट स्किल, जो कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा सूट होती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर अपने फ्रांसिस की बारी आती है जर्नल अपने फ्रांसिस से बोलने लगते हैं, फ्रांसिस तुम जॉइंट एक्शन के विनर हो और साथ ही साथ तुमने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ा है, तो इस वजह से रिवॉर्ड के तौर पर हम तुम्हारे लिए एक नया रूल बनाएंगे। तो इस वजह से तुम पूरी मिलिट्री बेस के अंदर जितनी भी डी लेवल की स्किल्स हैं तुम उन सभी में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना पॉल और जेमी काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं क्या सच में? अरे अब तो मुझे अचानक से ये लगने लगा है कि मेरा जो रिवॉर्ड है वो काफी बस ठीक ठाक ही है। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा डी लेवल की स्किल्स आ जाती हैं और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है क्या इतनी सारी डी लेवल की स्किल्स? यहाँ पर मिलिट्री बेस से इससे कम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता और वैसे भी यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी डी लेवल की स्किल की कोई भी शॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डी लेवल की स्किल्स होती हैं वो एकदम अनअफोर्डेबल होती हैं, मतलब कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। क्या एक्स और विंड की स्किल? क्या ये यहाँ पर जॉर्ज हेलगन्स का एडवांस वर्जन है, मतलब कि उनके ई लेवल की स्किल का, जो कि है एक्स विद स्ट्रॉन्ग विंड। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस सभी डी लेवल स्किल को एनालाइज करने लगता है। अरे वाह, फायर पंच, वो भी फायर नेचुरल ग्लव्स के साथ। यहाँ पर ऐसा माना जाता है ये जो स्किल है वो डी लेवल मॉन्स्टर की शील्ड को भी तोड़ सकती है। यहाँ पर तो अब काफी ज्यादा डी लेवल की स्किल है, आखिरकार मैं इनमें से कौन सी सेलेक्ट करूँ? लेकिन तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की नजर शैडो शॉर्ड नाम की एक स्किल पर पड़ जाती है, जहाँ पर उसके बाद फिर वो उसके एट्रीब्यूट्स पढ़ते हुए बताता है ये एक डी लेवल की स्किल है जो कि है फास्ट स्वॉर्ड स्किल, और अगर तुम यहाँ पर इसके अंदर एक बार मास्टरी कर लेते हो तो तुम्हारी ये जो स्किल है वो तुम्हारी शैडो से भी फास्ट हो जाएगी। और अब यहाँ पर इस स्किल को देखने के बाद फ्रांसिस मन में बोलने लगता है शैडो स्वॉर्ड, हाँ यही है वो स्किल। अगर मैंने यहाँ पर इसको जॉइंट एक्शन के दौरान सीख लिया होता तो मैं सिल्वर क्ला वुल्फ से भी काफी इजीली डील कर सकता था। तो इसका मतलब ये है कि स्वॉर्ड स्किल मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस स्किल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए अपना फ्रांसिस जर्नल विल से बोलता है, जर्नल विल मैं स्वॉर्ड स्किल को चुनता हूँ। और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर जर्नल विल बोलते हैं ओह शैडो स्वॉर्ड, अच्छा तो ये वो है जो कि तुमने सेलेक्ट किया है। बट वहीं हम देखते हैं जेमी को, जो कि थोड़ा सा घबराते हुए फ्रांसिस से बोलता है क्या तुम सच में जानते हो कि तुमने क्या चुना है? क्योंकि यहाँ पर डी लेवल के अंदर स्वॉर्ड स्किल को एकदम परफेक्ट स्किल माना जाता है, इवन कि यहाँ पर ये स्किल सी लेवल की स्किल को भी टक्कर दे सकती है और इसी वजह से ये सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर पता नहीं कितने काउंटलेस पर्संस ने इसको सीखने का ट्राई किया था, लेकिन वो सब फेल हो गए, जिसकी वजह से मेरा सजेशन तो ये
कहेगा कि तुम्हें इसके लिए थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। बट वहीं उसके बाद अपना पोल फ्रांसिस की साइड लेते हुए बोलता है, हाँ शायद से ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन जो अपना फ्रांसिस है वो ऑर्डिनरी नहीं है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे ये स्किल चाहिए, और वैसे भी मेरे पास तो वॉरियर सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं अपने एट्रीब्यूट पॉइंट की तरफ से ही इस स्किल को लर्न कर लूंगा। तो अब यहाँ पर साफ मतलब ये है कि मुझे इसकी डिफिकल्टी के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं हम उसके बाद देखते हैं जनरल विल को, जो कि अपने फ्रांसिस से बोलते हैं, शैडो स्वॉर्ड स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि सिर्फ मिलिट्री वाले सीखते हैं, एंड यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर को इसे सीखने की परमिशन नहीं है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर जेमी को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, जेमी सबसे पहले इसे गाइड कर दो। जिसके जवाब में अपना जेमी बोलता है, ओके जर्नल, और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ से जाने लगते हैं। बट हम वहीं पर देखते हैं अपने जर्नल को, जो कि अपने फ्रांसिस को पीछे से देखकर बोलते हैं, फ्रांसिस। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस और उसकी पूरी टीम यहाँ से जाने लगती है। बट अचानक से ही फ्रांसिस फिर जेमी से बोलता है, जेमी आखिरकार उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर क्या है, और जब मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाऊंगा तो क्या तब मुझे उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने की परमिशन मिलेगी? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना जेमी फ्रांसिस को बताता है, नहीं, जब तुम एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाओगे उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर हम यहाँ पर उन एरियाज की बात करें जो कि 80 से अबव हैं, उनके अंदर तुम फिर भी परमिशन के साथ भी नहीं जा सकते जब तक कि तुम एक वारलॉर्ड नहीं बन जाते। और इतना बताने के बाद फिर यहाँ पर जेमी थोड़ा फुसफुसाते हुए उन्हें वापस से बोलता है, इन इलाकों के पीछे एक वारलॉर्ड के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो कि सच में काफी बढ़िया प्लेस है, और उसके बाद जब तुम एक वारलॉर्ड बन जाओगे तब यहाँ पर तुम परमिशन लेकर उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जा सकते हो। जहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर पोल काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या सिर्फ मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड? इसका मतलब तुम वारलॉर्ड बनकर परमिशन लेकर वहाँ जा सकते हो। और उसके बाद हम फिर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि वापस से यहाँ पर जेमी से बोलता है, अच्छा जब मैं वारलॉर्ड बन जाऊंगा तब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, इसका मतलब अंदर जाने का अभी भी मौका है। और उसी के साथ हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है मर्सनरी गिल्ड पर, जहाँ पर मर्सनरी गिल्ड के ओनर ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है। इस बार ज्वाइंट एक्शन के रिजल्ट के बाद जो मर्सनरी गिल्ड है वो अटेंशन का सेंटर बन चुकी है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर लुइस को, जो कि अपने पोल और फ्रांसिस से बोलते हैं, गुड जॉब मेरे बेटे और फ्रांसिस, तुमने वाकई काफी ज्यादा शानदार काम किया है। और फ्रांसिस ये लो, ये मर्सनरी गिल्ड की तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है, और ये है 12 मिलियन कॉइन जो कि तुमने कमाए हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस उन पैसों को पकड़ते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया मिस्टर लुइस, आप तो सच में काफी बढ़िया हैं। और इतना बोलते हुए ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, गोल्डन सिटी की मर्सनरी गिल्ड के लीडर होने के नाते इन्होंने सच में काफी बढ़िया अमाउंट मुझे पे किया है। लेकिन फिर हम वहीं पर देखते हैं अपने पोल को, जो कि अपने फादर को कोहनी मारते हुए बोलता है, डैड मैं यहाँ पर वापस से वुल्फ किंग के मीट को लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से चलकर खाते हैं। फ्रांसिस क्या तुम भी हमारे साथ डिनर पर ज्वाइन होना चाहते हो? जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि वहाँ से भागते हुए बोलता है, अभी मुझे जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाना है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बाद में ज्वाइन करता हूँ, और वैसे भी मुझे यहाँ पर पहले शैडो स्वॉर्ड को याद करना है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहीं पर रोग अपने फ्रांसिस को नोटिस करते हुए बोलती है, आखिरकार फ्रांसिस यहाँ से बिना कुछ बोले क्यों चला गया? सच में कितना एहसान फरामोश लड़का है। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से मर्सनरी गिल्ड को, जहाँ पर अपना पोल और उसके फादर दोनों के दोनों बैठकर एक जगह पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मिस्टर लुइस काफी ज्यादा गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलते हैं, आखिरकार लियोनार्ड फैमिली की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे बेटे को चोट पहुँचाने की। और वहीं हम देखते हैं पोल को, जो कि अपने फादर से बोलता है, डैड अगर वहाँ पर फ्रांसिस नहीं होता तो मैं सच में मारा जाता, तो इस वजह से तुम्हें मेरे लिए बदला लेना होगा। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर लुइस को, जो कि काफी ज्यादा डेविल लुक में बोलते हैं, ऑफ कोर्स उस बूढ़े आदमी जेड और साथ ही साथ उसके बेटे वुड लियोनार्ड को मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। बट वहीं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं एक ट्रेनिंग ग्राउंड को, जहाँ पर खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, मेरे पास अभी भी 33 एट्रीब्यूट पॉइंट हैं, जहाँ पर अगर मैं उनको स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेंथ के अंदर यूज भी कर देता हूँ तब भी मुझे 2 और एट्रीब्यूट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी सीनियर स्टारफॉलन वॉरियर बनने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें शैडो स्वॉर्ड पर यूज करना प्रेफर करूंगा, और इस तरीके से मैं काफी ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा, जिसके बाद मुझे और पॉइंट कमाने में थोड़ी आसानी होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर एक नोटिफिकेशन शो होता है, क्या आप यहाँ पर अपने 20 एट्रीब्यूट पॉइंट को शैडो स्वॉर्ड स्किल सीखने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस खड़े होकर मन में सोचने लगता है, ये डी लेवल की स्किल को सीखने के लिए 20 पॉइंट्स मांग रहा है, जिसके बाद मुझे 80 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी इसे मास्टर
मास्टर करने के लिए। इसका मतलब सच में मुझे काफी ज्यादा पॉइंट्स चाहिए, मतलब कि यहाँ पर सिस्टम काफी ज्यादा ग्रीडी है। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस अपने 20 पॉइंट को इन्वेस्ट कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस की जो शैडो सोर्ड स्किल होती है वो डी लेवल के बिगिनर लेवल पर पहुंच जाती है। और एंड फेल, इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ, बट उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सो वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपकी डी लेवल की शैडो सोर्ड स्किल है वो बिगिनर लेवल पर पहुंच चुकी है। और वहीं हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अपनी सोर्ड को स्विंग करते हुए बोलता है, ओ जो मेरा स्टेटस है शैडो सोर्ड स्किल को लेकर वो बिगिनर लेवल पर पहुंच चुका है, चलो ट्राई करते हैं आखिरकार इसकी पावर क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि लगातार काफी सारे स्ट्राइक सामने की तरफ कर देता है और उसी के साथ फिर वो बताने लगता है, मेरी आइस कोल्ड की पावर 20% से बढ़ गई है और वो भी अभी एकदम बिगिनर लेवल पर है। साथ ही साथ जो मेरी स्वॉर्ड की आवाज है वो भी काफी ज्यादा कम हो गई है, जो कि एनिमी के अगेंस्ट काफी ज्यादा यूजफुल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सामने उस बैग को जिसके ऊपर अपने फ्रांसिस ने स्वॉर्ड से अटैक किया होता है। और उसके बाद यहाँ पर डुअल स्लैशेस का यूज करने की वजह से बैग के ऊपर काफी ज्यादा कट आ जाते हैं। ओह, जो डबल स्लैश है वो 20 बार स्वॉर्ड को घुमाने के बाद अपने आप ही लग गया और इसके चांसेस यहाँ पर लगभग 5% हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइट के दौरान अगर मैं ये स्किल अपने एनिमी के ऊपर यूज करता हूँ तो वो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। और वैसे भी डी लेवल की स्किल से इतने कम की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर लेवल पर ही मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 30% तक बढ़ चुकी है। अगर मेरा मुकाबला सिल्वर क्लाव वुल्फ से दोबारा हो गया तो मैं जरूर से अपना डिफेंस तो कर पाऊंगा। जिसके साथ साथ हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के बार को, जहाँ पर जो उसकी एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से रिकवर होती है। अच्छा, तो ये सब कुछ हीलिंग पावर के 10% से बढ़ जाने की वजह से है और इसी की वजह से मैं अपनी फाइट के अंदर ज्यादा देर तक टिक पाऊंगा। चलो, मेरी टेस्टिंग यहीं पर खत्म होती है और अब मुझे यहाँ पर जल्दी से जाकर जॉइंट एक्शन से जितने भी रिवॉर्ड मिलते हैं उन्हें रिसीव करना होगा, क्योंकि जितना भी मटेरियल मैंने उन्हें दिया था उनसे मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ पर अपना फ्रांसिस ट्रेनिंग ग्राउंड के गेट से निकलता है वो सामने नोटिस करता है उसके सामने पोल और रोग खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, रोग आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसके जवाब में रोग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है, यू ब्राट, तुम वहाँ से लौट कर आए और अभी तक तुमने मुझे हेलो भी नहीं बोला और साथ ही साथ वहाँ से गायब भी हो गए। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद रोग का मूड एकदम स्विच हो जाता है, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, क्या गिफ्ट? और वहीं हम देखते हैं पोल को जो कि काफी ज्यादा ही शक की निगाहों से अपने फ्रांसिस को देखकर मन में सोच रहा होता है, ये डायरेक्ट मर्सनरी गिल्ड से आने के बाद तो ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया था, तो आखिरकार इसके पास गिफ्ट खरीदने का टाइम कहाँ से आया? जिसके बाद हम वहीं पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि रोग से बोलता है, मैं काफी ज्यादा सोच रहा था कि आखिरकार मैं रेनबो माउंटेन से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। सच में मुझे इस चीज को ढूंढने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं। और वहीं हम देखते हैं एक पास्ट के सीन को जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक पत्थर पर बैठा होता है और उसी के नीचे ऐसी कई सारी चीजें पड़ी होती हैं। जिसके बाद फ्रांसिस यहाँ पर मन में बोल रहा होता है, चलो खुशी की बात है कि मैंने रास्ते में कुछ छोटी मोटी चीज उठा ली थी। इतना सोचने के बाद फिर वो वापस से रोग से बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हें ये काफी ज्यादा पसंद आएगा इसलिए मैं इसे वहाँ से लेकर आ गया। और वहीं हम देखते हैं उसके बाद रोग को जो कि उस गिफ्ट को लेने के बाद अपने फ्रांसिस से बोलती है, हाँ ये सच में काफी ज्यादा सुंदर है, थैंक यू फ्रांसिस, मुझे सच में ये काफी अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ पर इन सब की बातों को देखकर पोल साइड में खड़े होकर मन में सोच रहा होता है, क्या इसने रोग को सिर्फ एक पत्थर देकर खुश कर दिया? ये तो सच में कमाल का है, मुझे और भी ज्यादा ध्यान से देखकर उससे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं रोग को जो कि अपने फ्रांसिस के हाथ को पकड़ बोलती है, चलो चलें। लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, दरअसल हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो खाना खाने का टाइम है ना। जिसके जवाब में रोग बोलती है, तुम जब वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक काफी बड़ी आलीशान बिल्डिंग को और हमें बताया जाता है ये है गोल्डन सिटी की वोल्वस कम्युनिटी, मतलब कि पूरी सिटी के अंदर एकदम सेफेस्ट कम्युनिटी। और इस सिटी के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल कस्बा है जो कि मॉन्स्टर्स के हमले को कभी भी झेल सकता है। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या ये वुल्वस कम्युनिटी है? कहते हैं कि ये सिटी सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। ये सच में दिखने में भी काफी ज्यादा वेल गार्डेड लग रही है। जिसके बाद फिर यहाँ पर इससे आगे पोल बताता है, यहाँ पर वुल्वस कम्युनिटी सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, मतलब कि 3 मोस्ट पावरफुल फोर्सेस के बेस की तुलना में। और इसी वजह से गोल्डन सिटी के बहुत सारे लोग इस कस्बे में आना चाहते हैं,
लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अपार्टमेंट खास तौर पर मर्सनरी गिल्ड के खास लोगों के लिए रिजर्व रहते हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस अपने साइड में देखता है और उसके बाद फिर वो एक जगह को देखकर बताने लगता है, यहाँ तो वॉरवेस के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। सच में बहुत बढ़िया, ये कितनी अच्छी कम्युनिटी है, जिस वजह से यहाँ के घरों की कीमत सिटी के अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा होगी। और वैसे भी स्टारफॉल एंड नाइट के बाद लोग सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगहों पर रहने के लिए अपना ठिकाना देखने लगे थे, क्योंकि लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू तो अपनी लाइफ को ही देंगे। और वैसे भी अगर आप सिटी के सेंटर में कोई जगह लेते हो तो उसके प्राइस पहले से ही काफी ज्यादा हाई होते हैं। और अगर यहाँ पर वुल्वर्स कम्युनिटी के अपार्टमेंट की बात करी जाए तो वो तो उससे भी डबल होंगे। और यहाँ के अपार्टमेंट की कीमत कम से कम 5 मिलियन कॉइन तो होनी ही चाहिए। और अब मेरे पास जितने पैसे हैं उससे तो मैं यहाँ पर 100 स्क्वायर मीटर का भी घर नहीं खरीद सकता। फॉर्चुनेटली साथ ही साथ मैं यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ। जहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके बगल में से कोई होकर गुजरता है और यहाँ पर अचानक से अपना फ्रांसिस भी उसकी तरफ देखने लगता है। ये पर्सन मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लगा, जैसे कि मैंने उसे कहीं तो देखा हो। लेकिन अपना फ्रांसिस इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक काफी बड़े घर को, जिसके अंदर से एक मैनेजर निकलते हुए बोलता है, मिस्टर पॉल लुइस, मिस रोग और आप जरूर से मिस्टर फ्रांसिस हैवलेट होंगे। आप तो सच में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग यंग पर्सन हो। ये लो, ये है आपकी प्रॉपर्टी के कागज, इसे ध्यान से पढ़ लो। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये मेरा घर है? जिसके जवाब में यहाँ पर मिस रॉक बोलती हैं, हाँ फ्रांसिस, अब से तुम यहाँ पर फ्री में रह सकते हो। और उसके बाद जब तुम एक ग्रैंड लेवल वॉरियर बन जाओगे और फैसला करोगे कि आखिरकार तुम गोल्डन सिटी में रहना चाहते हो या फिर नहीं, तो उसके बाद ये घर तुम्हारा फ्री में हो जाएगा। और ऐसे फायदे मर्सनरी गिल्ड के अंदर तुम्हारे जैसे जीनियस के लिए तो अवेलेबल हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मिलिट्री के अंदर भी ज्वाइन हो जाते हो तब भी ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस घर को देखकर बोल रहा होता है, ये तो कुछ ज्यादा ही है, क्या ये सच में मेरा हो सकता है? ये विला लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए और इसकी कीमत कम से कम 200 मिलियन होनी चाहिए। बट वहीं हम उसके बाद देखते हैं पॉल को, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, बताओ फ्रांसिस, आखिरकार तुम्हें ये घर पसंद आया या फिर नहीं? जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है, रोग, पॉल, तुम दोनों का ही शुक्रिया। फिर यहाँ पर रोग बोलती है, खैर अब तुमने घर तो देख लिया, चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीदते हैं, क्योंकि तुम्हें 2 दिन के बाद लियोनार्ड फैमिली के बैंक्वेट में जाना है। जॉइंट एक्शन के विनर होने के नाते तुम मर्सनरी गिल्ड को नीचा नहीं दिखा सकते। लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस खड़े होकर दूर सोच रहा होता है, क्या शॉपिंग करने, वो भी एक वुमेन के साथ? और वहीं पर अपना पॉल भी सदमे में खड़े होकर बता रहा होता है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि रोग तो शॉपिंग के लिए एकदम पागल है। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर रोग पॉल और फ्रांसिस से बोल रही होती है, थोड़ा जल्दी करो। एंड अपने फ्रांसिस और पॉल दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा मुसीबत में होते हैं, मतलब उनके हाथों में एकदम बैग भरे होते हैं। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लियोनार्ड फैमिली के रेजिडेंट को, जिसके अंदर आज के दिन पार्टी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं लियोनार्ड फैमिली के रेजिडेंट के गेट पर अचानक से ही एक काफी बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई और नहीं बल्कि निकलता है अपना फ्रांसिस, जो कि काफी ज्यादा फैंसी कपड़ों के साथ होता है। जिसके बाद वो रेजिडेंट को देखकर बोलता है, अच्छा तो ये है लियोनार्ड फैमिली, कितना शानदार लाइफस्टाइल है। और एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब आपको इसका अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो राइट वीडियो पर क्लिक कर देना। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अपनी पार्टी को और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए मांगा के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।